सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अक्टूबर और नवंबर 2024 के दौरान मुल्क भर में किए गए अपने जामे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे वेव 26 के नताइज का ऐलान कर दिया, जो बहुत ही हौसला अफजा नताइज हैं। कारोबारी एतमाद 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद मुस्बत 6% तक बेहतर हुआ है, जो पहले मनफी 4% था, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी सूरत हाल में भी बेहतरी आई है। पाकिस्तान की कारोबारी सूरत हाल 8% से बढ़कर 20% तक पहुंच गई है, जो कारोबार करने की लागत में बेहतरी को जाहिर करती है। सरमायाकारों का ख्याल है कि सनत की बहाली, डिमांड और पैदावार की सरगर्मियों के साथ 30% तक सेल्स में इजाफा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तौसी मंसूबों में इजाफा भी देखा गया है। 39% सरमायाकार कारोबार की तौसी के मंसूबे रखते हैं, जो पहले सिर्फ 14% थे, जो बेहतर तरक्की के मंजरनामे की वाज़ेह निशानदेही करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में नए ऑर्डर्स का इंडेक्स बढ़ा है। नए ऑर्डर्स का इंडेक्स 4% से बढ़कर अब 20% तक पहुंच गया है, जो कारोबारी दुनिया में एतमाद को जाहिर करता है। बीसीआई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में रोजगार की शरह भी बढ़ी है। मुलाजमत के मौक़ों में भी बेहतरी आई है, जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की शरह 2% से बढ़कर अब 6% हो गई है, जबकि सर्विसेज सेक्टर में भी मजबूत और मौसर तरक्की देखने को मिली है, जो 7% से बढ़कर 30% तक जा पहुंची है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के आलमी कारोबारी माहौल के बारे में उम्मीद मुस्बत 31% तक बढ़ चुकी है, जो पहले मनफी 10% थी, जो गैर मुल्की सरमायाकारों के बेहतर तासुरात को जाहिर करता है। इस सर्वे में 43% जवाबात देने वालों ने आने वाले 6 माह के लिए मुस्बत राय का इजहार किया है, जो गुज़िश्ता सर्वे में 34% था, जिससे मुल्क भर में बेहतरी का रुझान वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है। दोनों मेट्रोपॉलिटन शहरों यानी कराची और लाहौर समेत इस्लामाबाद और फैसलाबाद में 9% और नॉन मेट्रोपॉलिटन शहरों में 13% की बेहतरी सामने आई है। इस बेहतरी के नताइज मौजूदा इकोनॉमिक चैलेंजिंग सूरत हाल में भी जाहिर होना शुरू हो गए हैं। नवंबर 2024 में जो सीमेंट की सेल्स है, उसमें अगर हम वॉल्यूम देखें तो उसमें 6% का इजाफा हुआ है। खाद में 7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऑटो सेक्टर में 58% का नुमाया इजाफा सामने आया है और पेट्रोलियम के शोबे में भी 15% सेल्स बढ़ी हैं। ये मुस्बत नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों को एक मौसर पैगाम भेजते हैं। मौजूदा गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद सरमायाकारी की मंजिल के तौर पर दोबारा साबित करता है। तो अब ये रिजल्ट्स कितने हौसला अफजा हैं और आगे पाकिस्तान के जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो मजीद कितने स्ट्रेंथन होंगे, कितनी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और आने वाले 6 माह खासतौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितने अहमियत के हामिल हैं, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के मेंबर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA, हमारे मुल्क के एक मारूफ सनतकार भी हैं। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का बिजनेस इंडेक्स सर्वे है और इसमें बड़ी हौसला अफजा नताइज इस वक्त सामने आए हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर्स का पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा इस वक्त एतमाद बढ़ा हुआ हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान के हालात पर। तो किस जानिब ये तमाम सूरत हाल इशारा कर रही है? आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का बिजनेस, पाकिस्तान की GDP, ओवरऑल हर चीज मजीद बेहतर होने जा रही है? तो यह है कि OICCI क्या है? ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उन तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स जो मुल्क में पाकिस्तान में सरमायाकारी करे हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये उनका एक नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और ये मुल्क की टोटल GDP का 80% कवर करता है। इसमें 41% वो कंपनियां हैं जो मुल्क के टोटल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। उस लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैम्बर है जो ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहलाता है और जिसमें ओवरसीज मल्टीनेशनल कंपनियां मेंबर हैं। ये तो एक बात होती है। अब इसका एक बैरोमीटर है जिसे हम बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहते हैं कि इसके मेंबर मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर की कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करके कैसा महसूस कर रहे हैं। BCI कहते हैं। पहली बार इसका BCI मुस्बत आया है। ओवरऑल तो नेगेटिव था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से मार्च अप्रैल के बाद से ये पॉजिटिव होना शुरू हुआ है और इसमें सर्विस सेक्टर ने बड़ी ग्रोथ दिखाई है। पहले 14% नेगेटिव था, अब 2% पॉजिटिव हो गया। फिर इसी तरह रिटेल इंडेक्स जो है उसका, उसमें भी 18% का मुस्बत आया है, पहले 15% था।
उसकी वजह इस चैम्बर के जो सदर हैं यूसुफ साहब, जो फैसल इस्लामिक बैंक के सदर हैं और प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने कहा है कि जो इंडेक्स में इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की जो रेटिंग बढ़ाई है, जिसमें मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है और फिच है, एक तो उसकी वो वजह है। दूसरे, IMF से हमारा जो एग्रीमेंट हो गया है, दूसरी वजह वो भी है इसमें। तीसरी, उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही है, हमारे रिजर्व जो है 12 बिलियन के वो स्टेट बैंक के हो गए और 4 बिलियन के कमर्शियल बैंकों के हैं। 16 बिलियन हमारे रिजर्व्स हैं जो ऑल टाइम हाई है, और 2.5 से 3 महीने तक की इम्पोर्ट को वो अफोर्ड कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ी है, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, करंट अकाउंट और तिजारती खसारा कम हुआ है। साथ साथ उन्होंने कुछ कंसर्न भी बतलाई। एक तो उन्होंने कहा कि जी हमारा पावर सेक्टर के रेट बहुत ज़्यादा हैं, बिजली की नर्ख बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारी पैदावारी लागत को बढ़ा रहे हैं। फिर टैक्सेस जो लगाए गए हैं सैलरी क्लास में और बिजनेस पे इस बजट में, वो अनरियलिस्टिक हैं और बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे भी हमारे जो है प्रॉफिटेबिलिटी एरोड हुई है, क्योंकि हर सरमायाकार अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है, और अगर वो एरोड होती है यानी कम होती है तो वो उसका एक कंसर्न है। फिर उसने ये भी बतलाया कि हम नए इन्वेस्टमेंट, हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर पाकिस्तान में करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं थोड़े से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में हो, सियासी इस्तेकाम हो। इस वक्त मुल्क में थोड़ा सा सियासी आदम इस्तेकाम है। उनका इशारा था इन धरनों की तरफ, उनका इशारा था जो PTI ने सिविल नाफरमानी की तहरीक कॉल की थी। तो इसमें मैंने बात की थी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो कौमी असम्बली में आए थे कि वो मिलने जा रहे हैं OICCI से, और हमने भी कहा था कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, टोटल मुल्क की GDP और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंपनियां वो उसी के मेंबर हैं। तो वो भी गए थे, वो भी मिलकर आए हैं, और आपको सुन के ये खुशी होगी। हेलो जी जी मिर्जा साहब, आपकी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं हम आपकी बात। तो आपको सुन के ये खुशी होगी कि उन्होंने वादा करा है कि हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी देंगे, और आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग भी कम करेंगे। और एक चीज उन्होंने बड़ी हिम्मत से एडमिट की, और वो ये था कि सैलरी क्लास पे जो हमने टैक्सेस लगाए हैं, हमें खुद एहसास है कि वो ज़्यादा हैं, हम आने वाले कम में उसे भी कम करेंगे। दूसरी अच्छी खबर जो है वो ये है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है। जी मिर्जा साहब, तो अभी मोहम्मद औरंगजेब साहब की जो आप बता रहे थे, बड़ी पॉजिटिव बात है कि वो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट इस वक्त देना चाह रहे हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स का एतमाद भी यहाँ डेवलप हो रहा है, लेकिन एक पॉलिटिकल अनरेस्ट बहरहाल अभी मौजूद है और उनके खदशात भी अपनी जगह सही हैं। इसका मतलब ये फिस्कल ईयर थोड़ा चैलेंजिंग ही रहेगा, और इसमें हम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टर्स की तरफ से उसकी तवक्को ना रखें जब तक हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते। 2, 4, 5 माह का अरसा इतना लग ही जाएगा इस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते करते। ये खुशाइन बात है कि PTI ने 5 रुकनी कमेटी बनाई है, और बिलावल साहब हमारे हमेशा कहते थे कि मुज़ाकरात इज़ दी ओनली सोल्यूशन, दरवाजे खोल के आप मुज़ाकरात करें, और हम इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अब ये देखना है कि इसको कितनी संजीदगी से लिया जाता है, क्योंकि बाकी पत्ते तो जो खेले गए थे PTI की तरफ से, उससे तो कोई रिजल्ट निकला नहीं है। धरना, हॉस्टाइज, दूसरी तमाम सिविल नाफरमानी वगैरह की जो, तो यही एक पता है जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाबी देगा। अगर नीयतें साफ हैं, उन्हें अपना ऐवान की ताकत को इस्तेमाल करें, ऐवान को इस्तेमाल करें, उनके जो मेंबर्स हैं वो अपने एक फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। तो मिर्जा साहब, इस वक्त हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं मैक्रो लेवल पर, वो सभी बहुत पॉजिटिव हैं, और ज़ाहिर है इसीलिए ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का एतमाद भी इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और पाकिस्तान के हालात पर बढ़ रहा है। अब ये आने वाले दिनों में मज़ीद कितनी स्टेबिलिटी की तरफ ये जाता हुआ सब कुछ आप देख रहे हैं, और ये इन्वेस्टर्स कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ला सकते हैं जिससे हमारी ग्रोथ भी बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स में भी खातिर ख्वाह इजाफा हो। जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान प्राइम मिनिस्टर बनाए बैठे हैं अगले चंद एक सालों के लिए, 5 से 10 साल का वो प्लान है, वो कामयाबी के साथ आगे बढ़े। कितना इस वक्त ज़रूरी है अगले 4 से 6 माह इन तमाम हालात में? देखिए
दो चीजें हैं जो सरमायाकारी में रुकावट बनी हुई है। एक हमारी पावर कॉस्ट है जो 9 सेंट्स की मांग रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स ने भी यही कहा है, जो 25-26 रुपए बनती है, और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉमर्स ने भी यही कहा है, और जनरल बिजनेस कम्युनिटी भी इसी लेवल के ऊपर जो रीजनल कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट है वो मांग रहे हैं। दूसरी हमारी जो गले में चीज फंसी हुई है, वो मार्कअप रेट बढ़ाए थे इन्फ्लेशन की वजह से, जो 22% तक पहुंच गए थे, वो कम होकर 15% आए, लेकिन हमें सिंगल डिजिट चाहिए। तो इस बार जो रिव्यू है स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें 2% और कम करने का गवर्नर स्टेट बैंक ने इंदिया दिया, इशारा दिया है। तो ये मोरलेस उसी लेवल पे आ जाते हैं जो डिमांड किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली तो आप बेहतरीन तरीके से सरमायाकारी भी होगी और नए प्रोजेक्ट्स भी लगेंगे, एक्सपेंशंस भी होगा, बीएमआर में भी होगा, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट में जी जी। तो मिर्जा, कोई खुशगवार सरप्राइज हमें नई मॉनेटरी पॉलिसी में मिल सकता है? 2-3% का कट डाउन तो हर एक प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन गुंजाइश 2% का मॉनेटरी पॉलिसी में 2% का है। अफरात ज़र 7% हो गया है, लिहाजा अब कोई जवाब नहीं है मार्कअप को इससे ऊपर लेके जाना है। तो रियल इंटरेस्ट रेट अभी भी कैबोर जिसको कहते हैं कराची इंटर बोरिंग रेट, वो 12 और 13% पे आ गया है। तो ये जब गुंजाइश भी मौजूद है हुकूमत के पास, 15% है, लेकिन उसके बावजूद कैबोर जो है वो कैबोर आ गया है 12% के ऊपर, जो बड़ी खुशाइन बात है। और इससे ये पता चल रहा है कि सिंगल डिजिट जहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था दोबारा इंशाल्लाह वहीं पे आके ख़त्म होगा। चलें, ये वाला इशू तो रिजॉल्व हो रहा है, ये अंडर कंट्रोल आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सिंगल डिजिट की तरफ इंटरेस्ट रेट आ रहा है। लेकिन ये जो 9 सेंट पर बिजली वाला मामला है, जब तक ये लाइन लॉसेज नहीं कवर होते, जब तक रिकवरीज को नहीं बढ़ाया जाता, उस वक्त तक तो ये बहुत मुश्किल है कि ये हदफ हासिल किया जा सके। ये TND लॉसेस में तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो नेगोशिएट हुए IPPs, 5 IPPs को टर्मिनेट किया है, 18 के साथ टेक एंड पे शिफ्ट हुए फिक्स कैपेसिटी चार्जेस के मुकाबले में। एक बोगास वाले में टैरिफ कम कर रहा है। कोयले के जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के, वो मुकामी कोयले पे कन्वर्ट हो रहे हैं। चाइनीज़ की जो प्रोजेक्ट हैं उनको 3 साल का मॉनिटोरियम दिया है, रिपेमेंट पीरियड का क्रेडिट बैंकों ने। तो ये सब चीज़ों से कॉस्ट कम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे अब किस तरह से जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है इस वक्त, उसमें भरपूर तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी पर और पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उन पर एतमाद का इजहार किया गया। पिछले 2 सालों में ये सबसे बेहतर परसेंटेज हमारे सामने ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से सामने आई है। तो अब इस सर्वे के किस तरह से बेहतर और मुस्बत नताइज हमारे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी पर मुरतब हो सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट इससे कितनी आ सकती है और आने वाले चंद माह कितनी अहमियत के हामिल हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन है के-ट्रेड के माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त बिजनेस इंडेक्स हम देख रहे हैं पिछले 2 साल के मुकाबले में, इस वक्त ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का, ओवरसीज़ कम्युनिटी का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक बेहतर इकनॉमिक मुस्तकबिल की जानिब ये निशानदेही कर रहा है। आने वाले दिनों में जो एक मैक्रो स्टेबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान को हासिल हो रही है, उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। बढ़ है, और ऑप्टिमिज्म बढ़ने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो पहले डर के बैठे हुए थे कि अभी शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें। और ये जो आपने नंबर बोले, बिल्कुल आपने दुरुस्त बोला कि ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो सर्वे था, ये इसके रिजल्ट्स आज आए हैं। और इससे पहले कल इप्सॉस का जो सर्वे था, जो रिटेल लोगों को, पाकिस्तान के एक आम शहरी को के जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को मेजर कर रहा था, उसमें भी नंबर जो आए वो इट वॉज अ 3 ईयर हाई। तो ना सिर्फ ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स, एक आम पाकिस्तानी शहरी भी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में बेहतर ऑप्टिमिज्म रखता है, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में ऑप्टिमिज्म रखता है एट अ लेवल विच इज़ एट अ 3 ईयर हाई। अली फरीद साहब, ये बड़ा बेहतर हफ्ता गुजरा है, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के हवाले से, कि उनका एक डेलीगेशन भी आया, फाइनेंस मिनिस्टर से उनकी मीटिंग भी हुई, कुछ सॉफ्ट कमिटमेंट्स भी उसमें हुई। खुर्रम शहजाद साहब भी पिछले दिन हमारे साथ मौजूद थे, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव इजहार कर रहे थे, चूँकि अभी अब वो भी एसोसिएटेड हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। तो ये सॉफ्ट कमिटमेंट्स, ये प्रॉपर इसको इन्वेस्टमेंट में ढलने में कितना टाइम लगेगा? ये हमें कुछ फ्रूटफुल या कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट होता हुआ कब तक नज़र आएगा?
इन्वेस्टर्स की तरफ से पाकिस्तान में आना और यहाँ पे आके बिजनेसेस से मिलना और गवर्नमेंट से मिलना एक इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेटर, और वही जैसे आपने बोला कि कॉन्फिडेंस, इंप्रूविंग कॉन्फिडेंस की रिफ्लेक्शन है। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा, वो एंग्रो की तरफ से जो जैज के जो टेलीकॉम टावर अक्वायर किए, it's a deal worth more than $500 million। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखती है, क्योंकि वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के लार्ज बिजनेस ग्रुप हैं, वो पाकिस्तान के अंदर $500 मिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, उस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। और एंग्रो ने जो बयान साथ दिया उनकी मैनेजमेंट ने कि वो पाकिस्तान के अंदर और ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ फॉर मी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर। और इस तरह की अनाउंसमेंट और इस तरह की डील्स की वजह से ओवरसीज इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि देखें, यहाँ के लोकल अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है तो हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए। और अब गवर्नमेंट भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को अनाउंस करने जा रही है, बल्कि ऑलमोस्ट वो अनाउंस हो भी चुका है, जिसमें अगले 5 से 10 साल की प्लानिंग की हुई है। और अगले 10 साल के बाद इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बहुत ऊपर ले जाने की तैयारी हो रही है। तो ये वो तमाम इस वक्त इंडिकेटर्स हैं जिनको देखते हुए शायद हफ्ते 10 दिन पहले अगर वो प्लान सामने आता तो हम भी उस पर बहुत सारे सवालात उठाते। लेकिन जब ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का एतमाद इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी पर बहाल हो रहा है, तो उसके टारगेट्स फिर हासिल करने में किसी हद तक आसानी रहेगी। GDP को कहाँ लेकर जाना है, ओवरऑल जो पाकिस्तान का इस वक्त वॉल्यूम है उसको 376 बिलियन से वो 1 ट्रिलियन पर ले जाने की इस वक्त गवर्नमेंट बात कर रही है। तो अब ये सब कुछ अचीवेबल अगले 5 से 10 साल में नजर आ रहा है। जी, आप जिस तरह आपके शो में आपके साथ हम बात करते रहे कि इकॉनमी को फिक्स करना, खासतौर पे जिस जगह पे पाकिस्तान की इकॉनमी थी आज से 2.5 साल पहले, उससे निकालना उस सिचुएशन के लिए बड़े डिफरेंट स्टेप्स चाहिए थे। पहला स्टेप यह था कि हम डिफ़ॉल्ट को से बच जाएं, वो हमने किया। फिर अगर आपको याद हो, आपके शो में हम डिस्कस करते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कब महंगाई कम आएगी, लोगों को कब फ़ायदा होगा। तो महंगाई जो है, जो 25 से 28% के लेवल पे थी, वो आज 3 से 4% के लेवल पर आ गई। उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, महंगाई तो आ गई, मगर इन्वेस्टमेंट कब आएगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की इस साल ग्लोबली नंबर 1 मार्केट है इन द वर्ल्ड। मगर फिर हमने कहा कि नहीं जी, ये तो स्टॉक मार्केट में फ़ायदा हो रहा है, मगर आम लोगों में ऑप्टिमिज्म कम इंप्रूव होगा। अब हमने देख लिया इप्सॉस के सर्वे में कि आम पाकिस्तानी भी अब पाकिस्तान के बारे में बेहतर फील कर रहे हैं कंपेयर टू जो पिछले 3 सालों में सिचुएशन थी। अच्छा, लेकिन अली भाई साहब अभी भी हमारी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट के कुछ रिजर्वेशंस हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हायर साइड पर है, वो डबल डिजिट में, उसको भी सिंगल डिजिट में लेकर आए। फिर जो एनर्जी टैरिफ है वो भी अभी अंडर कंट्रोल किसी भी तरह नहीं आ पा रहा, उसके जो TND के लॉसेज हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं मैक्रो लेवल पर जिनको अंडर कंट्रोल लेकर आना है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इकोनॉमी से हम सिर्फ अभी एक मुश्किल सिचुएशन से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ऑप्टिमिज्म के इंडिकेटर है, ये सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि लोग अब बेहतर फील कर रहे हैं कंपेयर टू पिछले 6 महीने पहले या 12 महीने पहले की सिचुएशन। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर चीज़ बड़ी रोजी है और हर चीज़ सही हो गई है। हमारी इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन अभी भी कम है, हमें रिजर्व्स और ज़्यादा बढ़ाने हैं, हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ग्रोथ की तरफ तो हमने अभी जाना है, जिसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेकर आना है, प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट देना है, और उसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आने से की वजह से जो हर्डल्स जो रोक देते हैं उनको, उन हर्डल्स को रिफॉर्म करना है। तो ये जर्नी हैज़ ओनली स्टार्टेड, मगर ये अच्छी बात है कि लोगों का कॉन्फिडेंस उस जर्नी के बारे में आना शुरू हो गया है। और ये जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट मुस्तकिल हमारे मुल्क में मौजूद रहता है, इस महीने भी रहा, पिछले महीने भी हमने मुख्तलिफ एहतजाज और कभी मुख्तलिफ कॉल्स की सूरत में उसको मॉनिटर किया है। तो अब अगर ये वाली सिचुएशन नहीं हल हो पाती, तो ये जब अगले 5 से 6 महीने का एक टाइम एक तरह से इस BCI इंडेक्स के ज़रिए लिया गया है कि अगले 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की नज़र में, तो ये कितना क्रिटिकल है ये पॉलिटिकल अनरेस्ट को भी ख़त्म करना, ताकि एक कुल वक्ती इसका भी हल निकल आए, ताकि इन्वेस्टमेंट की सूरत में हमारा मुल्क भी इकोनॉमिकली आगे जा सके। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अनरेस्ट हर तरीके से पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान को डैमेज करता है। छोटी सी मैं मिसाल दूंगा, जब प्रोटेस्ट होते हैं, इंटरनेट पे कर्ब्स लग जाते हैं, फ़ोन की कनेक्शंस ख़राब हो जाती है, उससे हम सबको, आपको, मुझे, सबको डिस्टर्बेंस मिलती है। पाकिस्तान की इकॉनमी का इमेज ख़राब होता है। हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे थे, वो इस्लामाबाद नहीं जा सके क्योंकि उस वक्त वहाँ पे प्रोटेस्ट थी, सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब थी। तो इट डैमेजेस नॉट जस्ट पाकिस्तान इकोनॉमी, इट हर्ट्स मी एंड यू। हम सबको इसकी वजह से नुकसान होता है।
ठीक है, लेकिन अली भाई साहब ये इस वक्त जो चंद एक अब मसले रह गए हैं जो हल तलब अभी हैं, जिस तरह अभी हमने इंटरेस्ट रेट की भी बात की, अब ये कमिंग वीक का जो स्टार्ट है उसमें ये 2% का एक कट होना है। अगर बिज़नेस कम्युनिटी को हुकूमत फ़ायदा देना चाहती है, बिज़नेस जनरेट करना चाहती है, तो उनकी डिमांड ये सिंगल डिजिट में लेकर आकर इसको क्यों नहीं इस वक्त पूरा किया जा रहा है? इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है, यहाँ पर क्या इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं आपकी नज़र में? जी, इसकी वजह यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट को जल्दी नीचे लेकर आते हैं तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। और हुकूमत क्योंकि महंगाई को ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए हमने खुद ब खुद अपनी ग्रोथ पे कंट्रोल्स डाले हुए हैं ताकि ये ना हो कि हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाए कि जिसकी वजह से महंगाई आ जाए। तो क्योंकि बैलेंस करके इकोनॉमी को ग्रो करना है, इसलिए ये इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यकदम नीचे ले जाएंगे तो इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन इससे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारी ख़ासतौर पर इंडस्ट्री है, वो भी किसी हद तक मुतासर है। और ज़ाहिर है इस वक्त बहुत ज़्यादा लैंडिंग की तरफ नहीं वो सेक्टर जा रहा, एपेटाइट कम हो चुकी है, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर उसी वक्त फिर ज़ाहिर है ज़्यादा अट्रैक्शन होती है किसी भी प्राइवेट सेक्टर को या इंडस्ट्री को अपने कर्ज की तरफ जाने में या लैंडिंग में। तो ये भी तो हमारी ग्रोथ इस मामले में भी तो रुकी हुई है फिर। जी बिल्कुल, और इसलिए इकोनॉमी के साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमी में जब ऐसा होता है कि जब आप इंटरेस्ट रेट नीचे लाते हो तो यकदम स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है, लोग गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदते हैं, लोग घर ज़्यादा बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, तो उससे ग्रोथ तो आ जाती है। मगर जब हम गाड़ियाँ खरीदते हैं, हम घर बनाते हैं, तो उसमें जो रॉ मटीरियल है वो सारा हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। जब हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, तो उसकी वजह से हमारे डॉलर्स बाहर जाना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से ना सिर्फ महंगाई बढ़ती है, हमारे रिजर्व से प्रेशर आ जाता है और इकोनॉमी इम्बैलेंस में चली जाती है, जिसमें डिफ़ॉल्ट का खतरा हो जाता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें खुद इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके जाने पड़े ताकि इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, ताकि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, जो महंगाई पे प्रेशर है या फिर जो करंट अकाउंट के प्रेशर्स है, वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अली फरीद ख्वाजा ट्रेड माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब ये 9 सेंट पर बिजली इंडस्ट्री को कैसे मिलेगी, उनकी डिमांड कैसे पूरी होगी जबकि लॉसेस बढ़ रहे हैं, रिकवरीज कम हो रही हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साबिक चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम साहब ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमारी इंडस्ट्री को अगर रीजन के दूसरे कंट्रीज से कम्पीट करना है और अगर ग्रो करना है तो उनकी एक बड़ी जायज़ डिमांड है कि उन्हें 9 सेंट पर बिजली चाहिए। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा जब लाइन लॉसेस में कमी वाक़ई होगी, जब रिकवरीज़ को बढ़ाया जाएगा, जब IPPs के साथ मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो मज़ीद तेज़ होगा, मज़ीद फ़ाल होगा, उसके मौसर रिजल्ट सामने आएंगे जो कि किसी हद तक आ भी रहे हैं। अभी हमने देखा कि कैबिनेट की तरफ से बड़ी अहम डिसीजन हुआ और जो बिगास से चलने वाले 8 IPPs थे, अब उनसे एक रीविजिट मामला को किया जाएगा, उन्हें टेक एंड पे मॉडल पर लेकर आने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ नेपरा की जो रिपोर्ट है वो इंतहाई तशवीशनाक है, जिसमें 661 अरब के सालाना लॉसेस सामने आए हैं। अभी भी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक साल में 280 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। अभी भी रिकवरीज प्रॉपर ना होने से तकरीबन 380 अरब का नुकसान हुआ है। जब तक ये नुकसानात नहीं पूरे होंगे, ये खसारे ख़त्म नहीं होंगे, गर्दिशी कर्जा बढ़ने का सिलसिला नहीं रुकेगा, उस वक्त तक इंडस्ट्री की डिमांड कैसे पूरी हो सकेगी और अगर इसमें ताखीर होती है तो उसका क्या नुकसान इंडस्ट्री को होने जा रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आसिफ इनाम साहब चेयरमैन एप्टिमा हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये महंगी बिजली का मसला आप लोगों का हल नहीं हो पा रहा है, बिजली के रेट्स अंडर कंट्रोल नहीं आ पा रहे, छोटे छोटे पैकेजेस आ जाते हैं, विंटर पैकेज आ गया, कभी कोई किसी सब्सिडी के तहत गर्मी में कोई 1-2 महीने का रिलीफ, लेकिन वो भी इंडस्ट्री को नहीं, वो बड़े प्रोटेक्टेड सार्फिन को और कम इस्तेमाल बिजली करने वाले यूजर्स को मिलता है। अब ये मामला कैसे हल होगा? लॉसेस तो नहीं खत्म हो रहे, IPPs के साथ ज़रूर मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, इसका कोई वे आउट आपकी नज़र में है? चूंकि डिमांड तो आप लोगों की है, मानना हुकूमत को है। तो इसमें जो IPP की हद तक है वो आपको पता है कि फेडरेशन और एप्टमा के लेवल से बहुत ज्यादा उठाया गया और उसके समरात आने शुरू हो गए। आपने देखा है नेगोशिएशन का एक सिलसिला शुरू हुआ है। अब इसमें डिफरेंट टाइम और डिफरेंट पीरियड के IPPs हैं जिनके साथ नेगोशिएशन हो रही है। इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन उनके साथ होगी जो तकरीबन 13 से 18 के दरमियान लगे थे और यही सबसे ज्यादा है और यही सबसे ज्यादा बेस लोड है और इन्हीं में आगे हमारा जो है वो फ्यूचर जो है वो छुपा हुआ है कि मेक और ब्रेक है। एंड वी आर होपफुल, जो हमें हाईएस्ट अथॉरिटीज ने
एश्योरेंस दी है कि 1 अप्रैल से इंशाल्लाह जब ये 25 रुपए बिजली कर देंगे इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या अर्ली अप्रैल में, तो जब ये 25 रुपए बिजली हो जाएगी तो ये जाहिर बात है आप लॉसेस गिन रहे हैं 42 रुपए और 50 रुपए की बिजली पे और 70 रुपए की, ये लॉसेस खुद आधे रह जाएंगे ना। जो 680 अरब है वो 320 हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो वो कैपेसिटी पेमेंट की वो पेमेंट है जो गायब हो जाती है। तो जब आपका बेस रेट ही कम हो जाएगा तो ये सारे लॉसेस आधे रह जाएंगे। दूसरे, जब रेट सस्ता होगा तो आपकी कंजम्पशन साइड पे भी कोई मूवमेंट आने का इम्कान है, बंद इंडस्ट्री चलने लगेगी, फिर आगे कोई फ्यूचर में जो है इंडस्ट्री लगने का चांस भी होगा, जो अभी मौजूदा रेट पे तो तकरीबन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सही। तो आवाज़ साहब, ये अभी ज़ाहिर है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेजेस पर जो टास्क फोर्स है उसके मामलात IPPs के साथ चल रहे हैं। अगर ये जो एक्सपेक्टेशन आप लोग की है विद इन टाइम, अगर वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती और कामयाबी नई टास्क फोर्स को उस हद तक मिलती इन IPPs को कन्विंस करने में, तो कम से कम ये जो लाइन लॉसेज और रिकवरीज वाला इशू है इसको भी अगर पैरेलल ये लेके चलें, ये तो अपना हाउस इन ऑर्डर करने के मुतरादिफ है ना, इस पर तो बड़ी आसानी के साथ काम हो सकता है। यहाँ पर तो पहले इस्लाहात लाई जा सकती हैं, साथ साथ IPPs को कन्विंस करने का सिलसिला। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जो 80 लाख या 1 करोड़ कंज्यूमर है उनके पीछे पहले पड़े और जो 50 IPP या 100 IPP है उनको छोड़ दें, तो इजीएस्ट काम तो 100 IPP को टैकल करना है। अच्छा, नहीं पैरेलल अगर दोनों चीजें साथ साथ चलती रहें, हम वहाँ 200 अरब के रिलीफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ 661 अरब का हम नुकसान भी कर रहे हैं। देखिए वो नुकसान वैसे ही आधा तो वो फर्जी पेमेंट है, कैपेसिटी वो तो फर्जी पेमेंट है जो लायबिलिटी बनी हुई है। तो जब बिजली का रेट ही कम हो जाएगा तो जिसे कहते हैं ना ढोला ना रोला, तो वो तो वैसे ही आधा रह जाएंगी हर चीज। तो आई थिंक सो कि ये पैरेलल काम तो जारी है इस पे, और जब ये बिजली कम हो जाएगी तो आप देखिएगा कि ये चीजें बहुत ज्यादा जो है वो खुद ब खुद होने लगेंगी। दूसरे, हमारी जो डोमेस्टिक की रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, जब इंडस्ट्री लगने लगेगी डोमेस्टिक की रेशियो कम हो जाएगी तो आपके लाइन लॉसेस वगैरह खुद ब खुद आ जाएंगे अपना कंट्रोल में। आप देखें कि जो डिस्कोज हैं जिनके अंदर इंडस्ट्री ज्यादा है उनमें लाइन लॉसेस आपको कम नजर आते हैं, क्योंकि उनकी बल्क कंजम्पशन इंडस्ट्री में हो जाती है तो वो लाइन लॉसेस डाइल्यूट हो जाते हैं। सही। और जो जगह प्योर रेजिडेंशियल है वहाँ आपको हमेशा जो है वो लॉसेस ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है। और ये जो भी विंटर पैकेज का ऐलान किया गया वो बहुत लेट हुआ, इससे इंडस्ट्री को, खासतौर पर हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को कोई फायदा हुआ? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें बेस रेट्स वगैरह जो है, आपको पता है कि इंडस्ट्री जो 3 शिफ्ट चल रही थी अब 2 शिफ्ट चल रही है, तो जाहिर बात है कि वो इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। दूसरे, एक बहुत बड़ी चेंज जो आ गई है टेक्सटाइल सेक्टर में, वो बजट में जो EFS स्कीम को जो चेंज किया गया है ना, जिसमें से डोमेस्टिक को एक्सक्लूड किया है, उससे क्या हुआ है कि डोमेस्टिक और इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा आर्बिट्राज 27% 28% का हो गया, और उसमें बेतहाशा मिसयूज होने से लोकल इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो या तो इसको बहाल करें जून के लेवल पे, अगर बहाल नहीं हो सकता तो इंपोर्ट स्टेज में EFS में सेल टैक्स लगाएं। दोनों सूरतों में इसमें बराबर करना जरूरी है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो एक कंटेनर पे जो है वो 40-50 लाख का फर्क है, जो लोग जो है वो उसको मिसयूज करके जो कमा रहे हैं। और आप ये देखें कि जो फाइन काउंट आ रहा है उसकी मिकदार इतनी ज्यादा है कि जो एक्सपोर्ट का आइटम ही नहीं है और वो धड़ाधड़ EFS में चला आ रहा है, और इट्स अनबिलीवेबल व्हाट इज हैपनिंग। 6.5 लाख बोरा तो सिर्फ एक महीने में आ गया है, जो 100 मिलों की प्रोडक्शन के बराबर है। तो अगर ये हालात रहे तो स्पिनिंग है, फिर कपड़ा आना शुरू हो गया, ग्रे फैब्रिक, फिर फैब्रिक आना शुरू हो गया, ये तो सारा एक निजाम दरम बरम हो जाएगा। कॉटन कैसे बिकेगी? जो 18% कॉटन लेगा सेल टैक्स देके, वो कॉटन भी नहीं बिकेगी, धागा भी नहीं बिकेगा, कपड़ा भी नहीं बिकेगा, फिनिश फैब्रिक भी नहीं बिकेगा। तो सिर्फ फिनिश फैब्रिक आएगा, गारमेंट जाएगी, तो वो आपके पास है भी नहीं इतनी बड़ी इंडस्ट्री। और सर, ये बिजली की कंजम्पशन अगर बढ़े, जो हुकूमत चाहती भी है, तो उससे भी वो कहती है टैरिफ कम हो जाएगा, लेकिन आप लोग चाहते हैं ज़ाहिर पहले टैरिफ कम होगा तो फिर कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अब ये पहले इनिशिएटिव किसको लेना पड़ेगा? जी, ये तो अब बात क्लियर है कि हर महीने कंजम्पशन गिर रही है। अच्छा। तो सबसे पहले तो गिरना बंद होना। जब आप देखें कि जब से ये बिजली के रेट बढ़े हैं तो आपकी 20-25% तो कंजम्पशन उड़ चुकी है। तो अगर वो 25% ही नहीं खत्म होती है और शुरू में ही इन पे IPP हाथ डाल दिया जाता, जो 3-4 साल पहले भी डालने की कोशिश की, अगर उसी वक्त इनको सही तरीके से नट डाल दी जाती तो ये इस तरह शुतरे बेमुहार नहीं होते और आज जो है वो मुल्क फ्लॉरिश कर रहा होता और हम 66% जैसे हमारे पड़ोसी मुमालिक ग्रो कर रहे हैं, हम भी कर रहे होते। यानी टैरिफ नीचे आए बगैर ये कंजम्पशन तो नहीं बढ़ने वाली, जो हुकूमत बना रही हुकूमत वो गलत है। अगर फर्ज करें कि इंडिया में 6 सेंट का टैरिफ है, वहाँ वो सोलर लगा लेता है और वहाँ रिवर्स मीटरिंग भी अलाउ है, क्योंकि वहाँ तो कोई
इतने IPPs मॉडल पे कुछ भी नहीं लगा हुआ ना, तो वहां पे और ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट भी 5-7 साल से ऊपर नहीं होते, हर 5 साल बाद रिन्यू होते हैं करंट प्राइसेस पे, तो उनको तो एनर्जी कॉस्ट उनकी हर दिन नीचे ही चली जाती है। तो और आप देखें कि जो इन्होंने रन ऑफ जेलों पे डेल लगाया है वो 3.9 का है, हमारे यहाँ 8 का है, तो ये तो मतलब जो पूरे मुल्क का एटमॉस्फेयर अनकम्पिटिटिव हो गया ना, तो इनको तो एड्रेस करना लाजमी है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपको 3 गुना या 2.5 गुना सित्ते से ज्यादा बिजली मिले, गैस भी आपकी तकरीबन जो है वो मौजूदा भी सर्कमस्टांसेस में इंडिया की LNG से ज्यादा महंगी है, तो इसमें मुझे तो कोई चांस नहीं नजर आता कि इंडस्ट्री का सर्वाइवल हो। अभी तो जो भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है वो ये कि लोग इधर उधर से चीजें मंगा रहे हैं, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे करके घुमा रहे हैं, तो आपको हेडलाइन नजर आ रही है, मगर अगर आप बेस पे जाके देखेंगे तो आपको 200-300 मिलियन डॉलर से ऊपर की इंपोर्ट हो चुकी है, अदर देन कॉटन। अच्छा, और आसिफ भाई ये जो कंजम्पशन इस वक्त कम हो रही है मुस्तकिल, तो इसकी वजह कि सोलर की तरफ भी बहुत ज्यादा रुझान है, न सिर्फ हमारे देखिए सोलर की तो एक तो ये कि सोलर एक दफा ही लगेगा ना, हर वक्त तो नहीं सोलर लग रहा होता ना, जिसने एक दफा सोलर लगा लिया उसकी 15-20 साल की हो गई, हर महीने तो नहीं होगा ना कि सोलर की वजह से ही हो रही है कंजम्पशन डाउन। तो दूसरे सोलर आपका मैक्सिमम 15-20% इम्पैक्ट है, आपकी ओवरऑल कंजम्पशन 25% से ऊपर जा चुकी। आप ये देखें कि आपके नॉन सोलर आवर में भी आपकी कंजम्पशन का क्या हाल है, वो कितनी आपके तो हर घंटे का डाटा अवेलेबल है ना, तो आप उसमें देखें कि जो पिछले साल क्या थी हमारी, जिस टाइम पे सोलर नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता और अब क्या होता है, तो भी आप देखेंगे कि हैरत अंगेज तौर पे जो है वो भयानक कंजम्पशन जो है वो डाउन हुई हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन साबिक चेयरमैन एप्टिमा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।